नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और वीडियो में जहां हम डिस्कस कर रहे हैं प्रियम्बल में दिए गए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में एक एक करके। तो हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर कर लिया है। आज कर रहे हैं हम डेमोक्रेटिक। सो आज का शब्द है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो डेमोक्रेटिक, राइट, या ये लक्ष्मीकांत का ही के ही वर्ड्स हैं। लक्ष्मीकांत को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्या होती है? डेमोक्रेटिक जो वर्ड है, डेमोक्रेसी, वो एक ग्रीक रूट है इसका। ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड हैं। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राटिया मीन्स रूल। पीपल रूल यानी लोगों का रूल। ठीक है। और इसको आप यूपीएससी में प्रीलिम्स या मेंस में ये टर्म आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब जहां पे जो सुप्रीम पावर है, सॉवरेन पावर कौन है? पब्लिक है। सॉवरेन पावर पब्लिक के पास है, हमारे आपके पास है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी वैसी व्यवस्था को बोलते हैं, प्रजातंत्र या लोकतंत्र उसको बोलते हैं, जहां पे आम आदमी, पीपल, हम चुनते हैं कि कौन सरकार बनेगी, सरकार में कौन होंगे और वो सरकार कब तक चलेगी। सो सरकार को चुनना और सरकार को चलाना, और जब पसंद ना आए तो सरकार को गिरा देना, ये लोगों के हाथ में है। उसीलिए सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में है। उसीलिए इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। सो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब और कुछ नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक कंट्री या प्रजातंत्र या लोकतंत्र लाइक भारत, जहां पर हम इलेक्शन करके सरकार चुनते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर लक्ष्मीकांत में आगे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र लोकतंत्र दो टाइप्स में पाए जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा समझाता हूं मैं। सो मान लीजिए हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी, ओके, लोगों का रूल है, लोगों का शासन है, जनता का शासन है। सो जनता को डिसाइड करना है कि फार्म बिल्स लाने हैं कि नहीं, फार्म बिल्स लाने हैं कि नहीं, या फिर जनता को डिसाइड करना है कि रेप के लिए जो सजा है वो कितनी होनी चाहिए, 7 साल होना चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, कि आजीवन होनी चाहिए। या फिर लोगों को डिसाइड करना है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। दिया जाए तो कितना दिया जाए, 1/3 दिया जाए, या पॉपुलेशन में 50% है तो उनको हाफ दिया जाए, क्या दिया जाए। ये सब के बारे में लोगों को डिसाइड करना है, तो लोग क्या करना होगा? डिस्कस करना होगा। डेमोक्रेसी में डिस्कशन जरूरी है। आपसी सहमति, आप विचार विमर्श करके बात आगे आएगी। तो इमेजिन कीजिए हमारे देश के 1.4 बिलियन, 140 करोड़ लोग, क्या हम अब मान लीजिए इसमें से आप बच्चों को निकाल दीजिए, सिर्फ अडल्ट्स को ले लीजिए, फिर भी काफी लोग होंगे, काफी लोग होंगे। सो कई करोड़ लोग देश के अलग अलग कोने से, क्या हम बैठ के डिस्कशन करके हम कोई नियम कानून लागू कर सकते हैं? क्या कोई नया विधेयक, कोई नया बिल, कोई नया एक्ट, कोई नया लॉ हम सब लोग मिलके कर पाएंगे? एक साथ बैठ के डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टेक्निकल चैलेंजेस हैं। हर हर कोई इक्वल लेवल पे नहीं है, जहां तक कि अंडरस्टैंडिंग है रिजर्वेशन के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में, या फार्म बिल्स के इम्पैक्ट के बारे में। हर एक सिटीजन को वो आइडिया नहीं है। आइडिया हो भी तो सारे एक साथ बैठ के डिस्कशन कैसे करेंगे, डिबेट कैसे करेंगे? क्या 100 करोड़ लोग एक जगह बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इसीलिए हमारे कंट्री में पीपल्स रूल तो है, हम ही नियम बनाएंगे। ऑन पेपर कहा जाता है कि लोग ही नियम बनाते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सारे के सारे 100 करोड़ या 140 करोड़ मिलके ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमने वो व्यवस्था बनाई है जहां पे चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में जितने भी अडल्ट लोग हैं वो वोट देते हैं। वोट दे के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, कुछ सांसद चुने जाते हैं। हर एक सांसद तकरीबन 10 लाख लोग, या कुछ एक होता है 50 लाख 60 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक सांसद। ऐसे करके पूरे देश से सांसद चुने जाते हैं। ये सारे 543 सांसद जो हैं,
या सो ये सारे 543 सांसद जो चुन के जाते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, उनको हमने चुन के भेजा है। क्यों भेजा है हमने चुन के? क्योंकि हम 140 करोड़ लोग बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते किसी मुद्दे के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने चुनाव में चुन के 543 लोगों को भेजा। ये 543 लोग हमारे लिए, ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे वहां बैठ के संसद में डिस्कशन करेंगे, और वो जो लॉ पास करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, वो मान लिया जाएगा कि हम ही कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इलेक्शंस करते हैं और हम लोगों को चुन के भेजते हैं। इस तरह की व्यवस्था को, जहां पे पब्लिक का राज है, लेकिन पब्लिक डायरेक्टली डायरेक्टली खुद पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके चुन के भेजती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के बिहाफ पे फैसला करते हैं, नियम कानून बनाते हैं या सरकार चलाते हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्टली हो रहा है। 140 करोड़ करोड़ लोग डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कर रहे हैं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। वहीं पे अब जब इनडायरेक्ट है, तो हमने बोला कि डायरेक्ट भी होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी होगी? कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे देश हैं, जहां पे कभी कभी लोग डायरेक्टली मुद्दों को अपने हाथ में लेते हैं और लोग डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन जगहों पर चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, वो भी हैं, बट फिर भी कुछ कुछ मुद्दे लोगों को डायरेक्टली डिसाइड करने दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है वैसी जगहों पे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और स्विट्जरलैंड में हो सकता है। कुछ कुछ मुद्दों के लिए कुछ और यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, ये लोग भी कभी कभी यूज करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो देश की आबादी है, जो जितने अडल्ट लोग हैं जो पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हैं, वे सारे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं। सो उदाहरण हमको समझ में आएगा जब हम ये चार टाइप के डायरेक्ट डेमोक्रेसी का को समझेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो चार तरह की होती है: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल या प्लेबिसाइट। सो पहले प्लेबिसाइट के बारे में बात करते हैं। प्लेबिसाइट, आपने इंडिया के बारे में भी सुना होगा, इंडिया में भी प्लेबिसाइट होने की बात थी। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। प्लेबिसाइट एक ऐसा शब्द है जो कि नॉट नेसेसरी कि यूरोप में ही इन्वॉल्व होगा। ये जहां कहीं भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो एशिया में हो सकता है, भारत में हो सकता है, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चाइना, जहां भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जहां पे ये फैसला करना है कि ये जो लोगों की आबादी है, वो इस देश के साथ जाना चाहती है कि उस देश के साथ जाना चाहती है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस जहां भी आती हैं, अक्सर लोग प्लेबिसाइट का यूज करते हैं। मतलब सरकारें बोलती हैं कि लोगों को डिसाइड करने देते हैं, लेट द पीपल डिसाइड, और इसको कहते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में होता क्या है? प्लेबिसाइट, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, प्लेबिसाइट, SCIT। ये प्लेबिसाइट में होता ये है, इट्स अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल on any issue of public importance, generally used to solve territorial disputes। generally territorial disputes, जहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट या टेरिटोरियल डिस्प्यूट को का फैसला करना है, वहां पे सरकार कहती है कि वहां पे जो अफेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों को पे प्रभाव पड़ेगा, उन्हीं को फैसला करने देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये बात चली थी कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ, कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इसके लिए उनसे ही पूछ लेते हैं, उनका मत ले लेते हैं। वो वोट करते हैं इंडिया के लिए कि पाकिस्तान के लिए कि इंडिपेंडेंस के लिए। इसको कहते हैं प्लेबिसाइट। ये हुआ नहीं, कुछ टेक्निकल रीजंस के चलते, और पाकिस्तान की तरफ से कुछ अड़ंगा लगाया गया, जिसके चलते नहीं हुआ, जिसको हम बाद में समझेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस तरह से प्लेबिसाइट की डिमांड और जगहों पर भी डिमांड की गई थी। हैदराबाद में भी की गई थी, जूनागढ़ में की गई थी, प्लेबिसाइट की डिमांड गोवा में की गई थी। इस तरह के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल को कहते हैं प्लेबिसाइट। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, जमीन पर जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, पब्लिक, उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जा रहा है, और उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, और वो जो मेजोरिटी में जो वोट करेंगे वही होगा। इसे कहते हैं प्लेबिसाइट। ठीक है। दूसरा, रेफरेंडम। रेफरेंडम सिमिलर है, प्लेबिसाइट के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। प्लेबिसाइट नॉर्मली क्या होता है कि
टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जहां पे जमीन को लेके या बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट है, वहां पे अफेक्टेड लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, प्लेबिसाइड। रेफरेंडम में क्या होता है कि नॉर्मली एक, मान लीजिए एक संसद है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उदाहरण से। एक है आपका आई थिंक इंग्लैंड, या इंग्लैंड को ले लेंगे। सो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में हुआ ये कि इन्होंने सोचा कि भाई, शुड वी स्टे विथ यूरोपियन यूनियन या शुड वी लीव यूरोपियन यूनियन? क्या हम यूरोपियन यूनियन में बने रहना चाहते हैं या हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहते हैं? इसके लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना था कि कंटिन्यू करना है कि निकलना है, उसके लिए लॉ पास करना होगा, ठीक है। लेकिन ये लॉ को पार्लियामेंट ने बोला कि हम लॉ पास करेंगे, लेकिन हम पहले इसको रेफर कर देते हैं, वी आर रेफरिंग दिस मैटर टू द पब्लिक। हम ये मैटर पब्लिक को रेफर कर दे रहे हैं, पब्लिक को डिसाइड करने देते हैं, पब्लिक जो मेजॉरिटी में वोट देगी उसके हिसाब से हम लॉ पास कर देंगे। सो पब्लिक को पार्लियामेंट ने, वहां की लॉ बनाने वाली जो एजेंसी है पार्लियामेंट, वहां का लेजिस्लेचर है, उसने मैटर को रेफर कर दिया पब्लिक को, रेफरेंडम। और पब्लिक ने फिर वोट किया, तो तकरीबन 51% लोगों ने वोट किया कि वो यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहते हैं, 49% लोगों ने वोट किया कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ बने रहना चाहते हैं। तो ये 51 जो मेजॉरिटी है वो जीत गए। और फिर इन्होंने जो रेफरेंडम दिया, इसके हिसाब से जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, उसने लॉ पास किया कि हम यूरोपियन यूनियन छोड़ रहे हैं, और इसे कहते हैं एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट, कहां से? यूरोपियन यूनियन से, ब्रेग्जिट। ये एक रेफरेंडम का उदाहरण है। एक और रेफरेंडम का उदाहरण है, आई थिंक कंट्री का नाम है स्वीडन, शायद। मैं एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा एज होमवर्क। स्वीडन में क्या हमें और हथियार खरीदने हैं? शुड वी बाई मोर एयर फोर्स जेट्स? क्योंकि नॉर्मली जो स्वीडन है ये एक पीसफुल कंट्री है, और नॉर्मली युद्ध और इन सब में नहीं पड़ती है, लड़ाई वड़ाई में। बट पॉसिबली इनको लगता है कि इन द कमिंग फ्यूचर इनको रशिया से खतरा हो सकता है, इनको रशिया से खतरा हो सकता है, बिकॉज पुतिन वो चाहते हैं कि जो यूएसएसआर, ऐतिहासिक यूएसएसआर था, यूएसएसआर सोवियत यूनियन का जो बहुत बड़ा सा एरिया था, वो वापस रशिया को उस ग्लोरी पे पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। सो पुतिन से लोग डरे हुए हैं, तो स्वीडन ने सोचा कि हमें भी अपना हथियार, जो असला बारूद है, वो बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें कुछ नए एयरफोर्स जेट्स खरीदने हैं। तो स्वीडन में बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड रिमेन अ पैसिफिस्ट नेशन। जो नेशन युद्ध में नहीं पड़ते हैं, जो बोलते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, उनको कहते हैं पैसिफिस्ट। जो कि जापान भी था, वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सालों तक जापान पैसिफिस्ट था। जापान फिर से इस पैसिफिज्म से बाहर निकल रहा है चाइना के थ्रेट के चलते। ये डिस्कशन कभी और करेंगे। बट स्वीडन में कुछ लोग चाहते थे कि हम पैसिफिस्ट बने रहें, हथियार ना खरीदें, और एक बड़ा तबका चाहता था कि नहीं, हमें हथियार खरीद कर तैयार रहना चाहिए। तो फिर स्वीडन की जो पार्लियामेंट है, उसने लोगों को ही बोला कि भाई आप ही डिसाइड करें, वी आर रेफरिंग द मैटर टू द पब्लिक, एंड सो द पब्लिक शुड हैव अ रेफरेंडम, जहां पे वो लोग वोट करेंगे। वोट में आया कि हथियार खरीदने चाहिए, तो हथियार खरीदे गए। ये है रेफरेंडम। सो रेफरेंडम किसी भी प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन, मतलब एक लॉ है जो पार्लियामेंट पास करने वाली है, लेकिन वो लॉ पास करने के पहले वो लोगों को बोलती है कि भाई आप रेफरेंडम करें, हम अकॉर्डिंगली लॉ पास करेंगे। तो वो मैटर को रेफर कर देती है पब्लिक को, इसे कहते हैं रेफरेंडम। और प्लेबिसाइट में भी लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए होता है। रेफरेंडम के लिए आप सोच सकते हैं, मान लीजिए भारत में एक मुद्दा उठता है कि रेप जो करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको क्या 7 साल की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? एक बहुत ही बर्निंग इशू है, स्पेशली जब निर्भया या इस तरह के कोई बहुत ही दुखद कांड होते हैं, तो पूरे देश में एक हाहाकार मचता है कि नहीं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और ऐसे में जब नो जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग सेलिब्रेट करते हैं जब कोई रेपिस्ट का अगर एनकाउंटर होता है, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दिखता है कि लोग काफी चिंतित हैं जिस तरह से महिलाओं की जो व्यवस्था है। तो रेप विक्टिम जो रेप
का जो क्रिमिनल है उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या उसे पुलिस के द्वारा मार दिया जाना चाहिए या उसे पूरी सुनवाई के बाद जेल में डालना चाहिए, कितने साल की सजा होनी चाहिए, ऐसे मैटर्स के ऊपर एक रेफरेंडम हो सकता है। ये एक उदाहरण हो सकता है रेफरेंडम का, कि भारत में ऐसे मैटर्स के ऊपर रेफरेंडम किया जा सकता है और लोगों की राय ली जा सकती है। बट नॉर्मली हमारी जो आबादी है, रेफरेंडम करना बहुत मुश्किल होगा पूरे देश में। सो एज अ रिजल्ट हमारे लिए पार्लियामेंट में जो हो रहा है वही हमारे लिए ज्यादा ठीक लगता है। ठीक है। इनिशिएटिव और रिकॉल दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में क्या होता है कि पार्लियामेंट कोई एक मुद्दा है जिसको लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हो रही है, पार्लियामेंट इज नॉट डिसाइडिंग ऑन इट। ठीक है, पार्लियामेंट इसको लेकर सीरियस नहीं हो रही, डिसाइड नहीं कर रही है, और लोगों को लगता है, आम जनता को लगता है कि नहीं यार ये तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट पार्लियामेंट इसके लिए कोई लॉ नहीं बना रही है। तो लोग इनिशिएट कर सकते हैं, द पब्लिक कैन इनिशिएट। पब्लिक इनिशिएट कर सकती है एक लॉ बनाना, और फिर पार्लियामेंट उसको आगे लेकर आगे बढ़ाएगा। उदाहरण, सपोज इंडिया में लोगों को लगता है कि इंडिया में ऑब्वियसली ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेथड्स यूज नहीं होते हैं, और प्लेबिसाइट, गिने चुने जगहों पे प्लेबिसाइट होने की बात हुई थी, बट प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव या रिकॉल, ये चारों जो टूल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, हम यूज नहीं करते हैं। हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे हमारे चुने हुए लोग सब सारे फैसले लेते हैं। फिर भी जस्ट एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लीजिए कि लोगों को लगता है कि देश में करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि अब ऐसा करप्शन, या फिर मान लीजिए क्राइम इन पॉलिटिक्स, क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GS2 के लिए, ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर, कहीं कहीं GS1 में भी घुस सकता है, एंड GS4 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। क्राइम पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है, साठ गांठ क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस के बीच में, तो कहीं ना कहीं लोगों को अगर लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में 30% से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध के दोषी हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो पब्लिक को लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसने भी इस तरह का कोई सीरियस क्राइम किया है उसको पूरे आजीवन, आजीवन पूरे जीवन के लिए डिस्qualify कर देना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर 6 years। अभी करेंटली क्या होता है, 6 साल का डिस्qualification होता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत 6 साल का डिस्qualification होता है। बट अगर पब्लिक चाहती है कि ये आजीवन हो, या फिर पब्लिक चाहती है कि जो फंडिंग है इलेक्शन की, इलेक्शन में जो फंडिंग है उससे कॉरपोरेट्स को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट्स अगर फंडिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अदानी अंबानी अगर फंडिंग करती हैं इलेक्शन की, तो फिर जीतने वाली पार्टियां उनके हिसाब से कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले लॉ बना सकती हैं। सो सपोज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज के ऊपर पब्लिक को लगता है कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बना रही है। सो पब्लिक अगर मिल के एक इनिशिएटिव लेते हैं, वो लोग आते हैं बोलते हैं कि हमने आपसी सहमति से ये डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए, और वो इस चीज को पार्लियामेंट के पास भेजते हैं, तो फिर पार्लियामेंट को वो लॉ बनाना पड़ेगा। इसे कहते हैं इनिशिएटिव, जहां पे पब्लिक इनिशिएटिव ले रही है डायरेक्टली, जो आम जनता इनिशिएटिव लेके पार्लियामेंट के बोल रही है कि आप ये कानून बनाएं। इसे कहते हैं इनिशिएटिव। अगेन दिस इज अनदर टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज में होती है। और ये चौथा जो है लास्ट वाला, रिकॉल, ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है मेरा। रिकॉल की बहुत जरूरत है हमारे देश में, और लेकिन हमारे देश में ये अवेलेबल नहीं है। रिकॉल में होता क्या है, मान लीजिए हमने इलेक्ट करके भेजा है लोगों को, पॉलिटिशियंस को, उसमें पॉलिटिशियन है, एजुकेशन मिनिस्टर है मान लीजिए, या हेल्थ मिनिस्टर को ही मान लेते हैं। हमने इलेक्ट करके लोगों को भेजा है, उसमें से कोई है जो हेल्थ मिनिस्टर बने हुए हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अम, देश में हेल्थ की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अंडरवेट हैं, मैल नरिश्ड हैं, या फिर महिलाओं की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या फिर
अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की अवस्था बहुत खराब है। लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। लोग एक बिस्तर पे दो मरीज पड़े हुए हैं और दो मरीज बिस्तर के नीचे पड़े हुए हैं। कुछ मरीज हैं जो बिस्तर ना मिलने के चलते इन हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़कर मर जा रहे हैं। सो अगर ऐसी व्यवस्था चारों तरफ दिख रही है, लोग परेशान हैं, तो वो बोल सकते हैं कि डियर हेल्थ मिनिस्टर, हमने आपको मिनिस्टर बनाया था लेकिन आपने अपनी ड्यूटी को बखूबी नहीं निभाया है। सो हम आपको रिकॉल करते हैं, हम आपको वापस बुलाते हैं। हमने आपको भेजा था पार्लियामेंट में चुनकर, अब हम आपको वहां से वापस बुला रहे हैं। हम आपको सरकार से वापस बुलाते हैं रिकॉल करके। हम उनकी 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के पहले ही उनको वहां से पोजीशन से हटा सकते हैं। इसे कहते हैं रिकॉल। वैसा ही किया जा सकता है। मान लीजिए ट्रांस रेलवे मिनिस्टर हैं, कोई बड़ा हादसा, अगर हादसे पे हादसा हुए जा रहा है, पब्लिक उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, देश में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, उस नंबर में कोई कमी नहीं आ रही है और नंबर अगर बढ़ता जा रहा है, लोग रिकॉल कर सकते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट, नॉट जस्ट मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, देयर आर ब्यूरोक्रेट्स लाइक फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है। किसी जिले में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, तो वहां के आईपीएस को वहां के लोग रिकॉल कर सकते हैं। ये इंडिया में होता नहीं है, बट मैं जस्ट उदाहरण लेकर समझा रहा था कि रिकॉल एक ऐसा टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जहां पे लोग सामने आकर किसी एक नाकाबिल ऑफिसर या मिनिस्टर को हटा सकते हैं उनके टर्म खत्म होने के पहले। सो ये 4 टूल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं जो हमारे देश में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे देश में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे हमने इलेक्ट करके लोगों को भेजा है हमारे लिए काम करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे लोग चुन के भेजे जाते हैं इलेक्शन के द्वारा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल। सो अगर मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनाऊं, चार्ट या एक बोल सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम, तो कुछ ऐसा होगा कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र दो तरह का होता है: डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट में भी दो तरह हैं: पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंशियल। और इनडायरेक्ट में हमने बताया, इनडायरेक्ट में 4 टूल्स अवेलेबल हैं, 4 तरह के टूल्स अवेलेबल हैं: प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल और इनिशिएटिव। ठीक है। सो अब हमारे देश में तो ये है नहीं, हमारे देश में ये है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में भी दो तरह के होते हैं: पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। सो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का डिफरेंस थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया और अमेरिका, भारत में हम चुन के भेजते हैं लोगों को, वो जाके बैठते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। सो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद बंदे कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। अब इस पार्लियामेंट में दोनों हैं, नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जो कि मिनिस्टर्स नहीं हैं, जो कि सवाल जवाब पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं। और उसी पार्लियामेंट में कुछ एमपीज होते हैं जो मिनिस्टर हो जाते हैं। सो हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, ये एग्जीक्यूटिव हैं। मिनिस्टर जो हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके रेलवे मिनिस्टर हुए, होम मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। लेकिन ये लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, क्योंकि ये कोई और नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही हैं। ये कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही हैं जिनको पोर्टफोलियो मिला है मिनिस्ट्री का, मिनिस्टर का काम मिला है, तो ये मिनिस्टर हो गए। तो ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होने के साथ साथ पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। सो हमारे देश में लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, और लॉ को इम्प्लीमेंट करने का और ओवरऑल कंट्री को चलाने का काम जो मिनिस्टर करते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। और पार्लियामेंट
की तरफ उनकी जवाबदेही है, उनको पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। अगर एक रेल हादसा होता है तो पार्लियामेंट में सवाल उठते हैं, और पार्लियामेंट में खड़े होकर जो रेलवे मिनिस्टर हैं, मिस्टर प्रभु, आई थिंक सुरेश प्रभु हैं, तो उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए रोड हादसा होता है तो उसके ऊपर जो नितिन गडकरी सर हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब देना पड़ सकता है। अगर भारत चीन का मुद्दा है तो राजनाथ सिंह जो हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन सॉरी या डिफेंस मिनिस्टर, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और अगर मुद्दा मान लीजिए इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का है तो अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उनको जवाब देना पड़ेगा। सो मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। मिनिस्टर्स की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ये पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकती है ऑपोजिशन। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए, मतलब जितने लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में उस दिन और वोट दे रहे हैं, वो वोटिंग लोगों में 50% से ज्यादा लोग अगर बोले कि नो, यस, हमारा हमारा कॉन्फिडेंस सरकार में खत्म हो गया है, वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, तो सरकार भी गिर जाएगी। तो पार्लियामेंट सरकार को सवाल पूछती है और गिरा भी सकती है। इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो भारत में है। दूसरी तरफ अमेरिका, वहां पे लोग जब इलेक्शन में चुनते हैं, किसे चुनते हैं? प्रेसिडेंट को चुनते हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है हमारे देश के जैसा। वहां पे इलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, जो अमेरिका में जो इलेक्शन सिस्टम है। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड है, बट घुमा फिरा कर लोग चुनते हैं किसे? प्रेसिडेंट को। वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। अभी जो बाइडन है, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके पहले बराक ओबामा थे। ये प्रेसिडेंट हैं जिनको लोग चुनते हैं, और प्रेसिडेंट देश को चलाते हैं, देश का सर्वे सर्वा है प्रेसिडेंट। अब ये जो प्रेसिडेंट है वो वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, यूएस कांग्रेस, उसके सदस्य नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन कांग्रेस का सदस्य नहीं है, कांग्रेस में बैठते नहीं है, कांग्रेस की तरफ उनकी जवाबदेही नहीं है, उनको उत्तर नहीं देना पड़ता है। और जो कांग्रेस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहाँ कहते हैं, वहां पे कहते हैं, दे कॉल इट, दे कहते हैं, उन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स या कांग्रेसमैन, कांग्रेसमैन कहते हैं या सेनेटर्स कहते हैं। हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे कांग्रेसमैन। ये कांग्रेसमैन मिनिस्टर्स नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ पार्लियामेंट के सदस्य ही मिनिस्टर बनते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के सदस्य सदस्य मिनिस्टर नॉर्मली नहीं बनते हैं। प्रेसिडेंट को लोगों ने चुन लिया। अब प्रेसिडेंट क्या करता है? वो कुछ लोगों को चुन के लेके आता है। प्रेसिडेंट अपना एक ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप में उसने जिसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, हो सकता है कि वो एक पॉलिटिकल बंदा ही ना हो, वो एक पुराना रिटायर्ड सोल्जर हो। उसने जिसको हेल्थ मिनिस्टर बनाया, हो सकता है कि वो एक हेल्थ के ऊपर काम करने वाला बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो। उसने जिसको ऐसे करके वो अपनी एक टीम को चुनता है। और ये टीम में जिनको चुनता है वो सारे एक ग्रुप बन के मिनिस्टर्स की तरह प्रेसिडेंट के साथ काम करते हैं। और ये सारे बंदे इलेक्टेड नहीं होते हैं, इनको हमने नहीं चुना है, इनको लोगों ने नहीं चुना है, लोगों ने सिर्फ प्रेसिडेंट को चुना है। फिर प्रेसिडेंट अपनी टीम बनाकर काम करता है। और कांग्रेस में प्रेसिडेंट आके बैठता नहीं है, कांग्रेस को जवाब देना नहीं पड़ता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफी ज्यादा पावरफुल होता है अमेरिका में। ये कांग्रेस है जो वहां के पार्लियामेंट है, वो उतना बड़ा रोल नहीं प्ले करती जितना प्रेसिडेंट करता है। और ये कांग्रेस, अ, सो, सो इसलिए इस ऐसी व्यवस्था को कहते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पे है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये हो गई दो तरह की डेमोक्रेसी। हमने समझ लिया पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, ठीक है, ये देख लिया हमने, ये भी समझ लिया हमने। ठीक है। भारत में क्या है? भारत में है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वही इनडायरेक्ट, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमने अपने हमारे 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 लिए जो वहां पे जाके बात करेंगे, उनको चुन के हमने भेजा है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे जो पार्लियामेंट में बैठते हैं।
और हमारे देश को चलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसे रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सरकार है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, वो रेस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को खुश रखना एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस बनाए रखे। अगर पार्लियामेंट को नहीं लगता है कि सरकार ठीक से काम कर रही है, तो पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस पास करके सरकार को गिरा सकता है। सो द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। कुछ फीचर्स जो हमारे देश में देखने को मिलते हैं हमारे डेमोक्रेसी में: यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जितने लोग अडल्ट हैं उनको वोट करने का अधिकार है। समय समय पर पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। रूल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। सो पार्लियामेंट, हमने लोगों को चुन के भेजा, लोग पार्लियामेंट में बैठे और उन्होंने लॉ बनाया। सो एक लॉ बना, मान लीजिए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या आईपीसी। आईपीसी के तहत एक बंदे ने मर्डर किया है, तो उसे ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। मान लीजिए कि मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी है। सो दिस इज एज पर द लॉ। एक बंदा मर्डर करता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो फांसी नहीं होगी। क्यों? बिकॉज मैं मिनिस्टर का बेटा हूं, या मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा हूं, एमएलए का बेटा हूं। ऐसा नहीं चलेगा। आप कह सकते हैं कि हाँ सर ऐसा ही होता है, बट ठीक है, अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के हिसाब से, लक्ष्मीकांत के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से ऐसा नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ, लॉ चलेगा, नियम चलेगा। नियम क्या है? मर्डर किए हो भाई, कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे और फांसी होगी। इट इज रूल ऑफ लॉ। नियम जो बोलता है वो होगा, तुम जो बोलते हो वो नहीं होगा। नॉट ऑफ मैन। लोग कहेंगे कि हम बड़े लोग हैं, हम अमीर लोग हैं, हम इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो हम वो नहीं करेंगे जो कि लॉ में लिखा है। ये नहीं चलेगा। जो लॉ में लिखा है वो चलेगा। रूल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, ये हमारे डेमोक्रेसी का फीचर है। और क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल जुडिशियरी है हमारे यहाँ पे, जो वो इंडिपेंडेंट है। अ, ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों ने चुन के भेजा है पार्लियामेंट को, जो कि बन जाता है लेजिस्लेचर। उसी लेजिस्लेचर्स में से कुछ बंदे मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो पा जाते हैं, बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को हमने बनाया है, पीपल ने। लेकिन ये लेजिस्लेचर सडनली एक लॉ बना देती है कि अब जो गरीब लोग हैं वही टैक्स पे करेंगे। जस्ट मैं एक ऐसे ही बना, एक जस्ट एक सिचुएशन ऐसे ही, मतलब आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, इमेजिनरी सिचुएशन, कि लेजिस्लेचर एक लॉ बनाता है कि अ, जिन लोगों की इनकम 10 लाख से कम है, वही लोग टैक्स पे करेंगे, बाकी लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो क्या किया यहाँ पे भाई लेजिस्लेचर ने? हमने इनको चुन के भेजा और इन्होंने हमारे खिलाफ ही नियम बना दिया। ऐसा नियम बना दिया जहां पे मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस विल सफर। अमीर टैक्स नहीं दे रहे हैं, गरीब टैक्स दे रहे हैं। तो लेजिस्लेचर अपनी मनमानी करने लगा। या फिर एग्जीक्यूटिव ने क्या किया कि एग्जीक्यूटिव में मान लीजिए पुलिस, पुलिस ने सडनली आके किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। दे आर नॉट टेलिंग कि क्यों जेल में डाला है, कोई वारंट नहीं है, कारण नहीं बता रहे हैं क्यों जेल में डाला गया है, वकील से बात नहीं करने दे रहे हैं, घर वालों से बात नहीं करने दे रहे हैं, और अंदर पकड़ के पीट रहे हैं। सो एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करने लगा, लेजिस्लेचर अपनी मनमानी करने लगा। अब इनको रोकेगा कौन? हमने तो सोचा था कि जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूटिव को, सरकार को गिरा देगा, सरकार अगर बदमाशी करेगी तो। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों हाथ से निकल गए। कौन कंट्रोल करेगा? वैसे में सामने आती है जुडिशियरी।
हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को बनाया है प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ द पीपल। लोगों के अधिकार को बचाने वाली जो एजेंसी है वो जुडिशरी है। संविधान को बचाने वाली जो एजेंसी है वो जुडिशरी है। तो जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाम लगाएगी, उनको कंट्रोल करेगी कि भाई तुम संविधान में तुमको जो कार्य दिया गया है वही करो, उससे आगे मत जाओ, उस रेखा को पार मत करो। ये करने के लिए जुडिशरी को होना पड़ेगा इंडिपेंडेंट। जुडिशरी को सरकार से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर जुडिशरी सरकार पे डिपेंडेंट है कि भाई सरकार जब चाहे तब इनकी सैलरी कम कर दे, सरकार सरकार जब चाहे तब इनका ट्रांसफर कर दे, सरकार जब चाहे तब इनका पद छीन ले, सो अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जब चाहे तब जुडिशरी को हिला देंगे, अगर वो जब चाहे तब इनको जुडिशरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी सैलरी कम कर सकते हैं, उनकी नौकरी खा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर तो जुडिशरी इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगी, जुडिशरी लोगों को बचा नहीं पाएगी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के नेगेटिव एक्शन से। तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की ज्यादती से अगर लोगों को बचाना है तो जुडिशरी को होना पड़ेगा इंडिपेंडेंट। इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसकी सैलरी पे कोई हाथ नहीं लगा पाए, लेजिस्लेचर उसकी सैलरी कम ना कर पाए, जब चाहे तब उसको प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा दिया वो ना कर पाए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी जुडिशरी हमारी है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम इसको और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, हमारे यहाँ पे है राइट टू इक्वालिटी ऑफ, आई मीन राइट टू इक्वालिटी है, जहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉज, हर किसी को इक्वालिटी दी गई है, अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है, टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया है, कोई टाइटल लेके महान नहीं हो जाएगा, कोई अनटचेबल नहीं रहेगा। तो ये सब करके हमने डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया है। ये हमारी डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लक्ष्मीकांत में कुछ और भी दिया हुआ है, ये हमारे ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे में अक्सर कुछ फिलोसॉफिकल लाइंस उठा के दे दिया जाता है, ये हमारे GS4 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। GS2 में भी यहाँ से एक लाइन उठा के दे दी जा सकती है आपको, उसको इलाबोरेट करने के लिए एक कोट उठा के दे दिया यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी कैनॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी एंड इक्वालिटी कैनॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी, ये उठा के दे दिया ऐसे लिखने के लिए। या इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ऐसा एक लाइन उठा के दे दिया ऐसे के लिए, जो कि होता है। तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है लक्ष्मीकांत में। सो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि जो डेमोक्रेसी है, नॉर्मली लोग डेमोक्रेसी को सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से ही रिलेट करते हैं। डेमोक्रेसी से लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि सारे अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार, बस हो गया। बट सिर्फ ये डेमोक्रेसी नहीं है, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, हमारे संविधान में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी उतना ही महत्व दिया गया है। सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। उसके बारे में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, क्या है सामाजिक डेमोक्रेसी, क्या है? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो 3 शब्द हैं उनको सामने लाते हैं। कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट, ये बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमारे देश में सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे होगी सोशल डेमोक्रेसी? जब लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी और फ्रेटर्निटी होगी, लोगों में आपसी भाईचारा होगा, इक्वालिटी होगी, लोग बराबर होंगे, और सबको आजादी होगी, बराबरी होगी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और कहते हैं कि ये तीनों प्रिंसिपल अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, ये तीनों मिल के काम करते हैं। अगर मैं एक को रखूं और दूसरे को हटा दूं तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने सबको लिबर्टी दे दी लेकिन इक्वालिटी नहीं दी, तो मैंने सबको लिबर्टी दे दी और इक्वालिटी नहीं दी, तो मैं बोला कि सब आजाद हैं, जो चाहे जैसे तुम पैसे कमा सकते हो, और इक्वालिटी मैंने सब इक्वल नहीं बनाया, मैंने देश में अमीर गरीब रहते हुए। सो मान लीजिए
1947 का दौर है, देश आजाद हो रहा है। सपोज इट्स 1947, इन फ्रीडम मिला। देश में बहुत भयंकर इनइक्वालिटी है। बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत अमीर हैं, वेरी रिच पीपल लाइक जमशेदजी टाटा, उनकी फैमिली, बिरलास की फैमिली, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर, वेरी वेरी पुअर। ठीक है। तो देश में क्या है, इक्वालिटी नहीं है, नो इक्वालिटी। तो इक्वालिटी लाए बिना मैंने देश में लिबर्टी दे दी। सो आज से आपको आजादी है, आप आजाद हो, आप जैसे चाहे वैसे अपना पेट पालो और पैसे कमाओ और देश चलाओ। आई मीन पैसे कमाओ और या सो आपको लिबर्टी है, आजादी है व्यवसाय करने की, बिजनेस करने की, लेकिन इक्वालिटी नहीं है। तो होगा क्या, जो रिच हैं उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, जो रिच हैं उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, जूट मिल्स हैं, चाय बागान हैं उनके पास फैक्ट्रीज हैं, और सब उनके पास है। और जो पुअर है उनके पास कुछ नहीं है। तो जो अमीर हैं वो पैसा कमाने के लिए जैसे चाहे वैसे पुअर का शोषण करेंगे। वो बोलेंगे कि आज से जो नमक है, सॉल्ट, सॉल्ट आज से हो जाएगा 1000 रुपया किलो, ₹1000 पर केजी। क्यों? भाई हमको आजादी है, लिबर्टी है, पैसा कमाने का, हम कमाएंगे। जो पुअर है वो बिना खा के मरेगा। जो रिच है वो सारे रिसोर्सेज उनके पास है, उन रिसोर्सेज को यूज करके वो और भी रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे। उनके पास ऑलरेडी पैसा है, उसको यूज करके वो बाकी संपत्ति को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे, और पुअर कुछ नहीं कर पाएंगे। सो लिबर्टी अगर हम दे देंगे, आजादी दे देंगे बिना इक्वालिटी के, तो कोई मतलब नहीं बनता। या फिर द अदर वे राउंड, अगर हम इक्वालिटी दे दें लेकिन लिबर्टी ना दें, इक्वालिटी बट नो लिबर्टी। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टालिन। स्टालिन के टाइम पे रशिया में इन लोगों ने एक चीज किया था, जहां पे सारे फार्म्स को यू नो मिला दिया गया। मतलब बोला गया, स्टालिन ने बोला कि हम एक कम्युनिस्ट कंट्री हैं, वी आर अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे किसी का भी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, कोई एक बंदे का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। सारे की सारी प्रॉपर्टी मिला दी जाएगी और सारी जमीन सबकी होगी। तो सारे किसानों को बोला गया कि तुम्हारा सबका खेत मिला के एक सिंगल बड़ा खेत होगा, जिसको बोलेंगे कम्यून। ठीक है। और इस एक बड़े से खेत में जो भी खेती होगी उसको बेचा जाएगा, उससे जो भी इनकम होगा सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। सो एक बड़ा खेत है, उसी में खेती होगी, अब उससे जो भी पैसा आएगा वो सबको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो क्या क्या है यहाँ पे, इक्वालिटी है, यस इक्वालिटी। जमीन किसी की बड़ी छोटी नहीं है, हर किसी की जमीन को मिला दिया गया है, और जो पैसा वहां से आने वाला है हर किसी को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इक्वालिटी है, कोई लिबर्टी नहीं है। आजादी नहीं दी गई है कि तुम अपनी मनमानी कर सको, जो चाहे वो कर सको। कोई लिबर्टी नहीं है। हर किसी को जो गवर्नमेंट ने बोला है वही करना, आना है खेती करना है, जाना है खेती करना है, जाना है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई बंदा इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं लेगा। जब आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये मेरा खुद का खेत है, मैं इसमें जितनी मेहनत करूंगा मेरी इनकम बढ़ेगी। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा इनकम कम रहेगी, ज्यादा मेहनत करूंगा तो इनकम ज्यादा होगी, और मेहनत करूंगा तो इनकम और ज्यादा होगी। जितनी मेहनत उतनी इनकम। सो मैं एफर्ट लगाऊंगा, मेहनत करूंगा, दिन रात एक करके उपज करके पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब मुझे पता है कि एंड ऑफ द डे हर किसी को बराबर ही मिलना है, तो क्यों मैं उसमें अपना जान लगाने जाऊं? वाई टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट? जब घुमा फिरा के रात को उतना ही रोटी, दो रोटी ही मिलनी है हर किसी को, कुछ भी कर लो, तो फिर क्यों, वाई 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 टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट? सो जब इक्वालिटी होगी बिना लिबर्टी के, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है, टोटली कंट्रोल्ड हो आप, सरकार कंट्रोल कर रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी ना अपनी जमीन है, ना अपनी अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वालिटी है। तो फिर क्या होगा कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव खत्म हो जाएगा, आप इंडिविजुअली कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करोगे, आप इनोवेट नहीं करोगे, आप कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश नहीं करोगे, कोई फायदा ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड, वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ठीक है।
एंड या सो और राष्ट्र में भाईचारा तो होना ही चाहिए। सो ये सारे जब होंगे, लिबर्टी भी होगी, इक्वालिटी भी, फ्रेटर्निटी, ये सब मिला के तब हम कहेंगे कि देश में सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। ये है लक्ष्मीकांत का टॉपिक रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रिपब्लिक, उसके ऊपर मेरा अगला वीडियो आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।